बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के लेक्चर में हम इंटरफेस क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और इनके रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं उस पर बात करेंगे। इंटरफेस के लिए सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि इंटरफेस बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स है, यानी इसके अंदर टू वेव्स जो हैं वो आपस में सुपरपोज करेंगी। सुपरपोज करना मीन कि वो दोनों वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगी। लेकिन कौन सी वेव्स कंबाइन होंगी? तो पहली कंडीशन ये होती है कि इंटरफेस के लिए जो टू वेव्स कंबाइन हो रही हों उन टू वेव्स को टू आइडेंटिकल वेव्स होनी चाहिए। तो पहली बात आप लोगों ने याद रखना है कि फॉर सेक ऑफ इंटरफेरेंस जो वेव्स आपस में सुपरपोज हो रही हैं या कंबाइन हो रही हैं वो आइडेंटिकल वेव्स होनी चाहिए। अब ये बात है कि आइडेंटिकल वेव्स किन वेव्स को कहते हैं? आइडेंटिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और स्पीड सेम हो। इवन साथ में मीडियम भी लिख सकता हूँ ना, यानी उनका मीडियम, ये सारी चीज़ें उनकी सेम होनी चाहिए। मीडियम सेम होने का मतलब ये है कि वो दोनों वेव्स सेम मीडियम के अंदर प्रोपोगेट हो रही हैं, यानी एक ही मीडियम में दोनों वेव्स मूव कर रही हैं। तो टू आइडेंटिकल वेव्स ऐसी वेव्स होंगी जिनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और स्पीड एंड मीडियम सेम हो। ऐसी वेव्स को हम आइडेंटिकल वेव्स कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आइडेंटिकल वेव्स के लिए एम्पलीट्यूड भी सेम होना नेसेसरी होता है। तो एम्पलीट्यूड के बारे में आप ये बात नोट करें कि आइडेंटिकल वेव्स के लिए एम्पलीट्यूड जो होगा उसके लिए आप नोट कर लें मे आर मे नॉट बी इक्वल, मे आर मे नॉट बी इक्वल। मतलब अगर जो एम्पलीट्यूड होता है वो कंडीशन नहीं होती आइडेंटिकल वेव्स के लिए। अगर दो वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी हैं और उनकी बाकी सारी चीज़ें सेम हैं तो उनको हम आइडेंटिकल वेव्स ही कहेंगे। अगर उनके एम्पलीट्यूड सेम भी हैं तो अगर ऊपर वाली चीज़ें सारी सेम है तो फिर भी वो आइडेंटिकल वेव्स ही होंगी। इसलिए मैंने लफ्ज़ लिखा है कि मे आर मे नॉट बी इक्वल, कि आइडेंटिकल वेव्स होती हैं उनमें एम्पलीट्यूड सेम होना कंडीशन नहीं होती। अगर एम्पलीट्यूड सेम हो तब भी उनको आइडेंटिकल कहेंगे, अगर डिफरेंट होंगे तो तब भी आइडेंटिकल ही कहेंगे। तो पहली बात मैं कह रहा था कि इंटरफेस के लिए टू आइडेंटिकल वेव्स होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये होती है ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो दूसरी कंडीशन मैंने लिखी है कि द वेव्स आर ट्रैवलिंग इन किस में, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हूँ। एक और चीज़ याद रखना है कि अगर यहाँ पर सेम डायरेक्शन की बजाय वर्ड कभी यूज़ हो जाए ना, अपोजिट डायरेक्शन वर्ड आ जाए, मैंने तो सेम डायरेक्शन लिखा है ना, अगर यहाँ पर सेम की बजाय अपोजिट वर्ड हो जाए, बाकी चीज़ें वही हों, टू आइडेंटिकल वेव्स हों और ट्रैवलिंग इन सेम की बजाय ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हो जाए, तो फिर आप लोगों ने एमसीक्यू का जो ऑप्शन चूज़ करेंगे वो इंटरफेस नहीं चूज़ करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन की बजाय अपोजिट डायरेक्शन वर्ड हो जाए तो फिर आप लोगों ने इसका ऑप्शन स्टेशनरी वेव चूज़ करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो देन जो रिजल्टेंट वेव बनेगी या रिजल्टेंट फिनोमेना होगा उसे हम स्टेशनरी वेव्स कहेंगे। खैर अभी हम तो फोकस सेम डायरेक्शन को कर रहे हैं। तो इंटरफेस के लिए टू आइडेंटिकल वेव्स और ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन और वो वेव्स आपस में सुपरपोज कर दें। सुपर इम्पोज लिख लें या सुपरपोज लिख लें, एक ही बात है। सुपर इम्पोज कर दें या सुपरपोज कर दें तो जो रिजल्टेंट फिनोमेना होगा देन सच अ फिनोमेना इज़ कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो उस फिनोमेना को फिर हम किसका नाम देंगे? इंटरफेरेंस का नाम देंगे। तो बच्चों चंद बेसिक कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है कि वेव्स आइडेंटिकल होनी चाहिए, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन हो और वेव्स आपस में सुपरपोज कर दें, तो इस फिनोमेना को हम इंटरफेस कहेंगे। इंटरफेस के बारे में एक और पॉइंट भी नोट कर लें कि इंटरफेस के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज़ एप्लीकेबल, यानी इंटरफेस के फिनोमेना के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल होता है। तो मैंने बच्चों लिख दिया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज़ एप्लीकेबल। वैसे अब याद रखें जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है ना, अगर आपसे इसकी कभी एप्लीकेशन पूछ लेना कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहाँ पर अप्लाई हो रहा होता है, इसकी एप्लीकेशंस कौन सी हैं, तो याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की 3 एप्लीकेशंस हैं। यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की 3 एप्लीकेशंस हैं जिनमें एक एप्लीकेशन जो भी हम पढ़ रहे हैं वो इंटरफेरेंस है। एक एप्लीकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं जिसे हम स्टेशनरी वेव्स का नाम देते हैं और एक एप्लीकेशन और है जिसे हम बीट्स का नाम देते हैं। तो दीज आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और एक इंटरफेरेंस है, एक स्टेशनरी वेव्स है, एक बीट्स है। स्टेशनरी वेव्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो इंटरफेस पे कर रहे हैं। इसी में लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पर क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद से
हम जो रिजल्टेंट वेव होता है ना उसका एम्पलीट्यूड निकालते हैं। वाई नेट कह लें, वाई नेट का मतलब होगा एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो वाई नेट यहाँ पर जो लिखा है वो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव है, वो कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2। अगर वहाँ पर 2 वेव्स हों तो हम उनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं, इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है ना, y1 फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड, y2 सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड, तो दोनों वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का आप लोगों ने वेक्टर सम कर देना है। अगर 2 से ज़्यादा हों तो फिर भी आप इसको लिख सकते हैं y नेट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इक्वल टू y1 प्लस y2 एंड अप टू सो ऑन। मतलब जितनी भी वेव्स होंगी उन सब के आप लोगों ने एम्पलीट्यूड्स का वेक्टर सम ले लेना है, तो वो आपके पास जो होगा वो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो आपको प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का आइडिया हो गया है कि इस प्रिंसिपल की मदद से हम जो रिजल्टेंट वेव होता ही है उसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद 1-2 पॉइंट आप लोग और नोट कर लें, वो मैं आपके लोगों के लिए पहले बोर्ड पर लिख देता हूँ। तो मैंने बच्चों वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन MCQ के लिए लिख दी है, याद रखना है। इन इंटरफेरेंस के फिनोमेना में एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। अगर आ जाए इंटरफेस के दौरान एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इंटरफेस के फिनोमेना में एनर्जी कंजर्व रहती है बट रीडिस्ट्रीब्यूट, लेकिन एनर्जी जो होती है वो क्या हो रही थी, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन को अभी जब हम इंटरफेस की टाइप्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो याद रखना है कि इंटरफेस के फिनोमेना में एनर्जी कंजर्व रहती है और साथ में क्या होगी, रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है वो भी हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं, तो इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन पे हम डिटेल से बात करेंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस पे। इंटरफेरेंस की 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं, एक को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। हम इनको एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें आपके पास कोई सी 2 वेव्स हैं, ठीक है, इनमें से एक वेव मैं ये बना रहा हूँ, ये सपोज करें आपके पास एक वेव है और इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो y1 कर लेते हैं, यानी इस वेव का एम्पलीट्यूड y1 है। इसके साथ कोई दूसरी वेव सुपरपोज कर रही है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो बच्चों मैंने रेड कलर की सेकंड वेव ड्रॉ की है ना, आप नोट करें कि इन दोनों वेव्स के, इस जो सेकंड वेव है रेड कलर वाली, इसके एम्पलीट्यूड का मज्यूम कर लेते हैं y2 उसका एम्पलीट्यूड है। अब ज़रा नोट करें कि इन दोनों वेव्स के, जो ब्लैक कलर की है और रेड कलर की है, ये फर्स्ट और सेकंड वेव जो है, इन दोनों वेव्स की देख लें वेवलेंथ भी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मीडियम भी सेम होगा और स्पीड भी सेम होगी। यहाँ से हमें ग्राफ से इनकी वेवलेंथ क्लियर नज़र आ रही है कि वेवलेंथ सेम है, ठीक है। तो ये दोनों वेव्स जब आपस में सुपरपोज कर रही हैं तो इंटरफेरेंस की कंडीशन को ओबे करना चाहिए। तो हम लोगों ने ख्याल रखना होता है कि इनकी वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, टाइम पीरियड, स्पीड और मीडियम भी सेम होगा, तब इंटरफेस होगा। देख लें इन दोनों के एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी हैं तो तब भी ये इंटरफेस कर रही हैं। अब इस इंटरफेस में क्या हो रहा है, कंडीशन सारी ओबे हो गई हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसमें ऐसा हो रहा है कि देखिए इसका फर्स्ट वेव का क्रस्ट सी मीन क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के साथ सुपरपोज कर रहा है, सुपरपोज मीन कंबाइन हो रहा है, और फर्स्ट वेव का ट्रफ सेकंड वेव के ट्रफ के साथ सुपरपोज हो रहा है। तो ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर क्रस्ट के साथ सुपरपोज करे और ट्रफ के साथ सुपरपोज करे, ऐसे इंटरफेस को हम किसका नाम देते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस का नाम देते हैं। इस केस में अगर हम रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालना चाहेंगे तो रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड के लिए दोनों के एम्पलीट्यूड का इंडिविजुअल सम ले लेंगे। आपने एक चीज़ नोट की कि मैंने यहाँ पर वेक्टर का साइन अब यूज़ नहीं की, मैं सिंपल मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने अगर दोनों की मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी लिखेंगे तो अगर क्रस्ट के साथ मिल रहा है और ट्रफ के साथ मिल रहा है तो ऐसे इंटरफेस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस कहेंगे। और रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड के लिए दोनों वेव के एम्पलीट्यूड का इंडिविजुअल हम लोग क्या ले लेंगे, सिंपल सम कर लेंगे, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड मुझे ये बताएं कि इस इंटरफेस के दौरान जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस है, जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो आपको नज़र आ रहा है कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एम्पलीट्यूड किसका इंक्रीज कर रहा है, रिजल्टेंट वेव का। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन याद रखना है इस रिजल्टेंट वेव की जो वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड होगा, ये जो स्पीड होगी वो क्या होगी, सेम एज इंडिविजुअल वेव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों ने याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस के दौरान जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड तो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर रहा है, बट उसकी बाकी जो चीज़ें हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और स्पीड सेम एज इंडिविजुअल वेव्स, यानी जो इंडिविजुअल वेव्स की चीज़ें पैरामीटर्स हैं वही इसके रहेंगे। तब अगर मैं इसके ऊपर रिजल्टेंट वेव को ड्रॉ करूँ तो उसका एम्पलीट्यूड कैसे होगा, y1 प्लस y2 होगा, जिसको यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो बच्चे मैंने आपको ब्लू कलर की आपके सामने ड्रॉ की है ना,
ये वाई नेट है, वाई नेट मीन कौन सी वेव है, रिजल्टेंट वेव है। और यहाँ से आपको क्लियरली आइडिया हो रहा होगा कि इसकी वेवलेंथ जो है वो क्या है, सेम है। वेवलेंथ सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होगा और फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो स्पीड भी साथ में अगर हम एक्सपेरिमेंट से चेक करें तो सेम ही आती है। तो ये ऐसे इंटरफेस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस का नाम देंगे। अब अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस की बात करें तो इसको हम एक डायग्राम से समझने की अगेन कोशिश करते हैं। कि बच्चों मैंने आपके सामने एक वेव ड्रॉ की है। इस वेव के एम्पलीट्यूड को बिल्कुल पहले मेथड की तरह y1 अज्यूम कर लेते हैं। इसके साथ कोई दूसरी वेव कंबाइन करते हैं, वो कुछ शू में बना देता हूँ। ये मैंने दूसरी वेव रेड कलर की बना दी है। इस वेव के एम्पलीट्यूड को y2 कह देते हैं। अगर आप गौर करें तो ये एक ऐसा इंटरफेस हो रहा है जिसमें वो सारी चीज़ें तो सेम ही हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, स्पीड और मीडियम वगैरह। लेकिन यहाँ पर इसका जो क्रस्ट है इसके किसके साथ, यानी एक वेव का क्रस्ट दूसरी के ट्रफ के साथ और दूसरी का ट्रफ पहले के क्रस्ट के साथ कंबाइन हो रहा है। तो ऐसे इंटरफेस को जिसमें एक का क्रस्ट दूसरी के ट्रफ और दूसरी का ट्रफ पहले के क्रस्ट के साथ कंबाइन हो, ऐसे इंटरफेस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना चाहें तो अगर हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने कौन साइन यूज़ करना है, माइनस साइन यूज़ करेंगे। माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूँ कि ये मीन पोजीशन से नीचे आ रहा है। एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी, इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन कहते हैं ना, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन है। आपने चीज़ नोट की होगी, जब मैंने जनरल फार्मूला ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन लिखा था तो उसमें तो मैंने आप लोगों के लिए फार्मूले में माइनस साइन यूज़ ही नहीं किया था। वहाँ पर तो हम लोगों ने प्लस ही लिखा था ना। तो प्लस मैंने जब लिखा था तो ऊपर मैंने वेक्टर का साइन भी यूज़ किया था, क्योंकि वेक्टर का साइन जब आप ऊपर यूज़ करते हैं तो इसके ये मीन पोजीशन से ऊपर है तो इसके साथ y पॉजिटिव होगा। ये मीन पोजीशन से नीचे आ रहा है तो खुद ही जब इसको हम ओपन करेंगे तो इस जगह पर कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मैथमेटिकल फॉर्म पूछे, अगर ऊपर वेक्टर का साइन हो तो फिर हमेशा प्लस वाला ऑप्शन ही चूज़ करना है। लेकिन अगर ऊपर वेक्टर के साइन ना हो, यानी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा हो, तो फिर आप लोगों ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस के लिए प्लस वाला ऑप्शन चूज़ करना है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस के लिए माइनस वाला ऑप्शन चूज़ करना है अगर ऊपर वेक्टर का साइन ना हो। लेकिन अगर ऊपर वेक्टर के साइन हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस हो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस हो, दोनों के केस में दरमियान में क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और डिस्ट्रक्टिव का माइनस फिर कैसा आ जाएगा, जब डायरेक्शन अपोजिट है इसकी तो वो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से जब सॉल्व करेंगे तो कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये थोड़ी डिफरेंस याद रखना है। ये मैथमेटिकल फॉर्म जनरल मैथमेटिकल फॉर्म है। प्लस कब चूज़ करना है, जब वेक्टर लिखे हुए हो। तो ये कंडीशन किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए भी होगी और डिस्ट्रक्टिव के लिए भी होगी। लेकिन अगर वेक्टर के साइन ना लिखे हुए हो तो फिर आप ये वाला प्लस वाला चूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टिव के लिए, और इसी तरह डिस्ट्रक्टिव के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे जब वेक्टर के साइन लिखे हुए नहीं होंगे। तो उम्मीद है अब आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी। अब वाई नेट जो है ना, ये बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव है। अब एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव के बारे में एक बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि यही समझा जाता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस में एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव ज़ीरो होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड ज़ीरो तब होगा ना जब इन दोनों वेव के एम्पलीट्यूड सेम हो। सपोज करें मैं कहता हूँ इसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, तो इसका एम्पलीट्यूड भी अगर 2 सेंटीमीटर ही हो तो 2 - 2 आंसर कितना हो गया, ज़ीरो। इसका मतलब है कि जो वेव सुपरपोज कर रही हैं, अगर उन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड आपस में सेम हो, उन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड आपस में सेम हो तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन और इस केस में क्या होगा, अगर इन दोनों के एम्पलीट्यूड आपस में सेम हो, यानी y1 और y2 अगर आपस में सेम हो जाए, ये y1 था, सॉरी y2 लिखा हुआ है, ये y1 है और ये y2 है, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे। सपोज करें इन दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, 2 + 2 इस फार्मूले से। तो इस केस के अंदर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये थोड़ा ख्याल रखना है कि एम्पलीट्यूड हमेशा सेम होने ज़रूरी नहीं होते, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो एम्पलीट्यूड वैसे सेम होंगे भी नहीं, वो तो मैंने अज्यूम किया है ना, अगर सेम हो जाए। तो इसमें तो y1 अगर 2 सेंटीमीटर है तो y2 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, 3 सेंटीमीटर अगर हो जाए तो इस केस के अंदर y नेट कितना बनेगा, 3 + 2 तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि इंटरफेस के लिए एम्पलीट्यूड इक्वल हो तब भी इंटरफेस होगा, अनइक्वल होंगे तब भी इंटरफेस होगा। तो मैंने वैसे समझाने के लिए बात की कि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस में एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ज़ीरो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस में अगर एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तो दोनों के एम्पलीट्यूड का सम 2 × 2 4 सेंटीमीटर। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर इसको 2 कहेंगे
ब्लैक वाली जो फर्स्ट वेव है तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा 3 कर लेते हैं, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह के अगर बेसिक सेंस क्यों आते हैं कि इंडिविजुअल वेव्स के आपको एम्पलीट्यूड गिवन हो, इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड गिवन हो, तो इन फार्मूलाज को यूज़ करके आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के एम्पलीट्यूड बता सकते हैं और इस फार्मूला को यूज़ करके आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एम्पलीट्यूड बता सकते हैं, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड बता सकते हैं। अब जो देखो अगर इन दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड 0 होगा, लेकिन सपोज कर लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड अगर 2 है, इसका एम्पलीट्यूड 3 है, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। तो अब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 तो नहीं आया, इस फार्मूले से निकालो ना 3 - 2। अगर मैं इस डायग्राम को अज्यूम करूँ, अगर इसको 3 अज्यूम करूँ, इसको 2, तो 3 - 2 1 सेंटीमीटर हो गया ना। इसका मतलब कि इस केस के अंदर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो रहा है लेकिन एम्पलीट्यूड 0 नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड अगर पूछे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, तो आप चूज़ करोगे 0 और मिनिमम वर्ड चूज़ करोगे। 0 और क्या चूज़ करोगे, मिनिमम। जिस तरह यहाँ पर मैंने बोला रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करेगा, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मीन इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम मीन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। डिक्रीज़ क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का डिफरेंस आना है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 भी हो सकता है और क्या होगा, मिनिमम भी होगा। अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 होगा तो हम कह सकते हैं जो रिजल्टेंट वेव होगी ना, इस केस के अंदर आपकी रिजल्टेंट वेव जो होगी वो फिर डिसअपीयर हो जाएगी ना। डिसअपीयर मीन वो वेव ही ख़त्म हो जाएगी, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जिस तरह एक बहुत फेमस एग्जांपल है, मैं उसको लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा है साइलेंस जोन इन ओशन आर फॉर्म ड्यू टू, कि ओशन के अंदर साइलेंस जोन किस वजह से बनते हैं। तो आप लोगों ने उसमें ऑप्शन चूज़ करना है, ओशन के अंदर साइलेंस जोन बनते हैं ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि वहाँ पर जो वेव्स होती हैं वो एक दूसरे को टोटली साउंड वेव्स कैंसिल कर देती हैं। जब वो कैंसिल कर देंगी तो वहाँ पर साइलेंस जोन बनेंगे। तो अगर आ जाए ना इसको, साइलेंस जोन इन ओशन आर फॉर्म ड्यू टू, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वहाँ पर वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम होने की वजह से रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 होने का मतलब होगा रिजल्टेंट वेव फिर डिसअपीयर हो जाएगी। तो हमेशा डिसअपीयर नहीं होगी, अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो डिसअपीयर होगी। लेकिन दूसरा इसका केस ये हो सकता है कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। याद वही बातें रखनी है, अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा तो वेव ख़त्म तो नहीं हुई ना। अगर वेव ख़त्म नहीं हुई तो इस रिजल्टेंट वेव की जो इस केस में जो रिजल्टेंट वेव, अगर वेव ख़त्म नहीं हो रही तब बात हो रही है, यहाँ तो वेव ही डिसअपीयर होगी ना। अगर वेव बाकी रहेगी तो उसका एम्पलीट्यूड तो कम हो जाएगा, लेकिन वही पुरानी बात है, रिजल्टेंट वेव की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और स्पीड जो होगी वो क्या रहेगी, सेम एज इंडिविजुअल वेव्स। इस बात को भी याद रखना है। तो मैंने इस केस में लिखा है कि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होगा एज कौन सी वेव्स, इंडिविजुअल वेव के साथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन ये कब सेम रहेगा, जब वो वेव डिसअपीयर नहीं होगी। अगर वेव डिसअपीयर ही होगी तो जब वेव ही नहीं है तो फिर हम उस वेव के पैरामीटर को डिस्कस नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोगों ने आइडिया लिया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, इसमें क्रस के साथ मिलता है, ट्रफ के साथ सुपरपोज करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस केस में रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। इसके इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। रिजल्टेंट वेव की प्रॉपर्टी याद रखनी है, रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा, ये मैक्सिमम होगा, और रिजल्टेंट वेव की ये जो सारे पैरामीटर होंगे सेम रहेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 या मिनिमम हो सकता है। अगर 0 हो जाएगा तो फिर वेव ही डिसअपीयर होगी। तो वेव के जो पैरामीटर होते हैं, वेव के पैरामीटर मीन उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, स्पीड, उनको डिस्कस ही नहीं करेंगे जब वेव ही नहीं है। लेकिन अगर उनके एम्पलीट्यूड स्लाइड डिफरेंट होंगे तो फिर रिजल्टेंट वेव एग्जिस्ट करेगी, और उसके ये वाले सारे पैरामीटर वही होंगे जो किन वेव्स के होंगे, इंडिविजुअल वेव्स के होंगे। और एक इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों ने रीड की कि साइलेंस जोन जो ओशन में बनते हैं आर द रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमारे बच्चों जो इंटरेस्ट में एमसीक्यू आते हैं उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो बात तो बहुत सिंपल सी है, जो भी हम लोगों ने की है कि क्रस के साथ मिलेगा और ट्रफ के साथ मिलेगा तो क्रस ट्रफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक का क्रस दूसरे का ट्रफ मिलेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में जो एमसीक्यू आते हैं वो इस तरह नहीं आते कि क्रस ट्रफ आपको बताए गए हों, वो दो फॉर्म में आते हैं। एक पाथ डिफरेंस की फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं कि आपको पाथ डिफरेंस गिवन होता है और आपको कहता है कि इस पाथ डिफरेंस को देखकर बताएं कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। और दूसरे एमसीक्यू ये आते हैं कि आपको फेज डिफरेंस गिवन होता है
उस फेज डिफरेंस को देखकर आप लोगों ने बताना होता है कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तब हम देखते हैं कि अगर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो तो उस वक्त पाथ डिफरेंस की क्या कंडीशन है। पाथ डिफरेंस किसके दरमियान में, जो दो वेव्स आपस में सुपरपोज कर रही हैं ना, उन दोनों वेव्स में कितना कितना पाथ डिफरेंस होगा कि उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस के लिए आप लोगों ने पाथ डिफरेंस की कंडीशन याद रखनी, डेल्टा एस इज़ अ सिंबल ऑफ पाथ डिफरेंस। तो कहते हैं कि अगर दो वेव्स जो आपस में सुपरपोज कर रही हैं, अगर उनमें पाथ डिफरेंस m लैम्डा की इक्वल हो, m की वैल्यू यहाँ पर जो होती है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, बल्कि बेहतर आप इसको यूँ लिख लें 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। प्लस माइनस इसलिए लिखा है ना, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से अगर वेव इस तरफ मिले तो उनकी वैल्यू के साथ क्या आएगा, प्लस वगैरह आ रहा होगा, यानी +1 होगा। अगर ओरिजिन से इस तरफ मिले तो क्या होगा, -1। तो प्लस और माइनस का जो फिजिकल मीनिंग है वो ओरिजिन है। ओरिजिन से अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, राइट साइड पे वेव्स मिले तो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, लेफ्ट साइड पे मिलेंगी तो क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। अदरवाइज माइनस और प्लस के कोई और फिजिकल मीनिंग नहीं है, बस ओरिजिन की पोजीशन है। या ओरिजिन अगर आप यूँ रख लेते हैं तो ओरिजिन से ऊपर वैल्यूज़ पॉजिटिव, ओरिजिन से भी नीचे वैल्यूज़ नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस कब होगा, अगर जो पाथ डिफरेंस है वो क्या हो जाए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो जाए। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी ना, m लैम्डा क्या है, m इंटीग्रल मल्टीपल है ना, 0, 1, 2, 3। तो अगर पाथ डिफरेंस किसकी इक्वल हो जाए, अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो जाए तो जो वेव्स आपस में सुपरपोज कर रही हैं उनमें इंटरफेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा। अगर इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँ m की, तो अगर दो वेव्स जो मिल रही हैं उनमें पाथ डिफरेंस m को 0 पुट करें तो पाथ डिफरेंस 0 आ गया ना। अगर दो वेव्स ऐसे मिलें कि उनमें पाथ डिफरेंस 0 हो तो फिर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा। 1 पुट करें तो लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो। अब आपको प्लस माइनस से कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ ओरिजिन की पोजीशन है एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि अगर जो दो वेव्स आपस में मिल रही हैं, अगर उनमें पाथ डिफरेंस जो होगा वो 0 हो, 1 लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, तो उन वेव्स के दरमियान में इंटरफेरेंस कौन सा हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस हो रहा होगा। इसी तरह अगर हम बच्चे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस की बात करें कि अगर दो वेव्स आपस में इस तरह सुपरपोज करें कि उनमें पाथ डिफरेंस किसकी इक्वल हो जाए, m+1/2 लैम्डा हो जाए, यानी दो वेव्स आपस में सुपरपोज करें, अगर उनमें पाथ डिफरेंस m+1/2 लैम्डा की इक्वल होगा तो इंटरफेरेंस कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा। इसकी फॉर्म थोड़ी चेंज होकर भी आती है, इसका ज़रा एलसीएम लेना तो 2m+1, ठीक है ना। ये एलसीएम वाला जो 2 है ना, ये वाला 2 मैं बाहर लिख देता हूँ, λ/2 हो गया। तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस को, m+1/2 इंटू लैम्डा, और एलसीएम ले लें तो 2m+1 और ये वाला 2 बाहर चला गया तो λ/2 हो गया। तो दोनों तरह की कंडीशन में जो भी एमसीक्यू में आ जाए दोनों ही करेक्ट कंसिडर होंगे। एक में एलसीएम लिया हुआ है, एक में मैंने एलसीएम नहीं लिया हुआ। इसमें भी जो m की वैल्यू है वो बच्चों वही 0, +-1 +-2 एंड सो ऑन। और अगर इसमें हम m की वैल्यूज़ को पुट करें, 0 पुट करें तो आंसर कितना हो जाएगा, λ/2। प्लस माइनस सब मैं नीचे खुद ही साथ में नहीं लिख रहा, आप चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख ही देता हूँ प्लस माइनस। अगर हम m को कितना पुट करते हैं, 1 पुट करें तो λ/2, सॉरी 0 पुट करें तो ये कैंसिल हो गया λ/2, 1 पुट करें तो 3 λ/2, 2 पुट करें तो 5 λ/2, 7 λ/2 एंड सो ऑन। तो इनमें से m की कोई भी वैल्यू अगर आप ऊपर पुट करेंगे तो जो आंसर आएंगे λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। तो मैं कह सकता हूँ ये जो सारे आंसर हैं वो कौन से हैं, देखिए ना, मैं अगर कहूँ तो बात ठीक होगी, वो ऑड मल्टीपल है λ/2 का। ये 1, ये 3, ये 5, ये 7, और हर एक के साथ क्या लिखा हुआ है, λ/2। तो मैं कह सकता हूँ ये ऑड मल्टीपल हैं किस चीज़ का, λ/2 का। तो इस केस में जो इंटरफेस होगा वो कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा। तो मैंने बच्चों लिखा है कि ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 अगर होगा तो जो दो वेव्स आपस में सुपरपोज करेंगी उनमें इंटरफेस कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा। तो बहुत आसान हो गया। अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो जाए तो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज करें आपके एमसीक्यू ये आ जाता है कि जो दो वेव्स आपस में सुपरपोज कर रही हैं उन दोनों वेव्स में जो पाथ डिफरेंस है वो λ/4 है। जो दो वेव्स आपस में सुपरपोज कर रही हैं उनमें पाथ डिफरेंस λ/4 है। तो बताएं कौन सा इंटरफेस होगा। तो मुझे ये बताएं कि λ/4 क्या इनमें आता है, इनमें तो नहीं आता।
क्या इनमें लैम्डा बाई 4 आ रहा है? इसमें तो लैम्डा बाई 2 के बाद कितना आ रहा है? 3 लैम्डा बाई 2 आ रहा है। तो इसमें भी लैम्डा बाई 4 आप लोगों के पास नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं है लैम्डा बाई 4 और इसमें भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो वेव्स अगर आपस में सुपरपोज कर रही हैं, अगर उनमें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 हो तो ये इंटरफेरेंस की कंडीशन नहीं है। तो आपसे पूछेगा बताएं इस केस में कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? तो अब ऑप्शन में क्या चूज़ करेंगे? नो इंटरफेरेंस। और नो इंटरफेरेंस मैंने क्यों वर्ड लिखा है? क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये इंटरफेरेंस की कंडीशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो बहुत आसान सी बात कि यहाँ 0 के बाद लैम्डा बाई 2 पे इंटरफेरेंस होता है और 0 और लैम्डा बाई 2 के दरमियान में क्या आता है? लैम्डा बाई 4 आता है। तो यहाँ पर कोई कंडीशन में लैम्डा बाई 4 मेंशन नहीं है, इसका मतलब है इस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। या अगर सपोज करें मैं आपसे ये पूछूं कि आप दो वेव्स आपस में मिल रही हैं और बताएं कि 11 लैम्डा बाई 2 पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, तो खुद सोचो 11 लैम्डा बाई 2 क्या चीज़ है? ये ऑड मल्टीपल नहीं है लैम्डा बाई 2 का। अगर ये ऑड मल्टीपल है लैम्डा बाई 2 का तो इस पे जो इंटरफेरेंस होगा वो तो बहुत आसान सी बात, इस पे आप लोगों के पास कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। या अगर मैं आपसे पूछूं दो वेव्स आपस में सुपरपोज कर रही हैं, उनमें पाथ डिफरेंस जो है वो आपका 9 लैम्डा के इक्वल आ रहा है। अगर पाथ डिफरेंस 9 लैम्डा के इक्वल आ रहा हो तो वो क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा नहीं बन रहा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। तो इस पे इंटरफेरेंस कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इस तरह के आपके एमसीक्यू आएंगे। एक तो आपको बेसिक फार्मूला आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, सेकेंडली आपसे ये पूछ सकता है कि इस तरह की कंडीशन आपको गिवन हो और आपसे वो कंडीशन देकर पूछे बताएं किस कंडीशन पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और किस कंडीशन पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और ये पाथ डिफरेंस की कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है, ये पाथ डिफरेंस की डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है। कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो हमें समझ आ रहा था कि क्रस्ट के साथ मैच कर रहा है, तो यहाँ से कैसे पता चल रहा है कि अगर पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा पे क्रस्ट के सामने क्रस्ट कैसे आ रहा होगा? तो अगर हम दो वेव्स को प्लॉट करें ना और अगर उनमें ये वाले पाथ डिफरेंस हम रखें और उनको आपस में ओवरलैप करवाएं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्रस्ट के सामने क्रस्ट ही आएगा। मैं चले आपकी थोड़ी कन्फ्यूजन रिमूव करने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ। ये बच्चों आप गौर करें, मैंने एक वेव बनाई है ये रेड कलर की, ठीक है। इसका यहाँ तक हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक इसका 1 लैम्डा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वेव मैंने बनानी है और मैं इस कंडीशन में बनाना चाह रहा हूँ कि इन दोनों वेव में जो पाथ डिफरेंस हो वो लैम्डा की इक्वल हो। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा रखेंगे, और ये चीज़ याद रखें जब आप पाथ डिफरेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग वेव्स को प्लॉट करते हैं, पाथ डिफरेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग जब वेव्स को प्लॉट करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन के लिए वेव को प्लॉट करेंगे तो हमेशा पहले क्रस्ट ही प्लॉट करना होता है। ये बात अपने पास नोट करनी है कि जब कंडीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा पहले क्रस्ट ही बनता है। तो अब मैंने इस वेव को 1 बोल देता हूँ, ये वेव 1 है और इस वेव में और दूसरी वेव में पाथ डिफरेंस लैम्डा शो करना है। तो नेक्स्ट वेव लैम्डा के बाद यहाँ से शुरू होगी ना, सपोज करें नेक्स्ट वेव यहाँ से शुरू होगी और कंडीशन के अकॉर्डिंग जब डायग्राम बनाते हैं तो पहले हमेशा क्रस्ट बनाना है, तो नेक्स्ट वेव मुझे यहीं से बनानी पड़ेगी, ये उसका क्रस्ट होगा एंड सो ऑन। तो ज़रा नोट करें ना, ये आपका सेकंड वेव होगी। तो अब इन दोनों वेव में, रेड वेव में और ब्लैक वेव में पाथ डिफरेंस कितने का? लैम्डा का है। तो देखिए लैम्डा के बाद भी देखें इसका क्रस्ट के साथ मैच कर रहा है, ट्रफ के साथ मैच कर रहा है, तो इंटरफेरेंस कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव ही होगा। इसी तरह अगर बच्चे 2 लैम्डा 3 लैम्डा या 0 पे भी इवन प्लॉट करोगे तो क्रस्ट के सामने कौन सा आएगा? क्रस्ट ही आएगा। इसी तरह अगर इन वेव्स को मैं प्लॉट करूं, इसको भी आपको एक डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये बच्चों देखो डायग्राम में मैंने एक वेव शो की है और इस वेव का यहाँ से यहाँ तक हमें पता है जो लेंथ बनती है वो लैम्डा बाई 2 होगी ना, यानी हाफ वेव लेंथ है। अब मैं ये आपको शो करना चाह रहा हूँ कि अगर दो वेव में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो तो रूल के अकॉर्डिंग इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 पे अगर हम वेव्स को आपस में सुपरपोज या कंबाइन करवाएंगे तो क्रस्ट के सामने ट्रफ ही आएगा। अब हम इस डायग्राम की मदद से इसको समझ रहे हैं कि अगर लैम्डा बाई 2 हो तो कैसे ऐसे होगा। यहाँ से अब न्यू वेव शुरू होगी ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो लैम्डा बाई 2 है। अगर इस जगह से न्यू वेव आप लोगों ने स्टार्ट करनी है तो मैंने क्या बताया था कि जब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं तो पहले हमेशा क्रस्ट बनाना होता है। तो इसका भी पहले आप लोगों ने क्रस्ट ही बनाना है। यहाँ पर क्रस्ट बनेगा, फिर उसका ट्रफ, फिर क्रस्ट। अब ज़रा नोट करो, इस वेव का ट्रफ जो है वो क्रस्ट आ रहा है, इस वेव के ट्रफ के साथ सुपरपोज नहीं कर रहा, और इस वेव का जो ट्रफ है इसके किसके साथ? क्रस्ट के साथ सुपरपोज कर रहा है।
तो इस केस में जो इंटरफेस होगा वो कौन सा इंटरफेस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस ही होगा। तो इन कंडीशन पे जब भी आप वेव को प्लॉट करेंगे तो एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के सामने आ जाएगा। इन कंडीशन पे जब भी वेव को प्लॉट करोगे तो क्रस्ट के सामने क्रस्ट ही आएगा और ट्रफ के सामने ट्रफ ही आएगा। तो यूँ समझने कि जो बात पहले हम लोगों ने ग्राफिकली लिखी थी, क्रस्ट के सामने आ रहा है, ट्रफ के सामने आ रहा है, यही वो बात मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ क्या लिखी हुई है, पाथ डिफरेंस लिखी हुई है। पाथ डिफरेंस बेसिकली लेंथ होती है ना, और लेंथ की मेजरमेंट हम यहाँ पर किस फॉर्म में करेंगे, लैम्डा की फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने बात लिखी थी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस में क्रस्ट के सामने ट्रफ आएगा, ये वही बात मैथमेटिकली लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ कौन सा, पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस आपको पता है किस फॉर्म में शो होता है, लैम्डा की फॉर्म में। अभी हम लोगों ने बच्चों इंटरफेस की जो टाइप्स हैं उनको इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस सीखा है। इसी को अब हम फेज़ डिफरेंस की फॉर्म में सीखते हैं कि फेज़ डिफरेंस कितना होगा, या फेज़ डिफरेंस को देख के कैसे पता चलेगा कि ये जो दो वेव्स आपस में मिल रही हैं उनमें इंटरफेस कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या उनमें इंटरफेस डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस के लिए फेज़ डिफरेंस की आप लोगों ने जो कंडीशन याद रखनी है, फाई इक्वल टू 2m और साथ में पाई लिख लें, यानी 2n पाई भी लिखते हैं। अच्छा, m और n में कंफ्यूज नहीं होना, ये m भी लिखा हुआ आ सकता है और n भी लिखा हुआ आ सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में m लिखा हुआ आता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में n लिखा हुआ आता है। तो m और n में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस इसकी वैल्यूज़ आपको पता है, m और n की 0 +-1 +-2 और प्लस माइनस का आपको चक्कर बता दिया। ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेव्स आपस में सुपरपोज करें और उनमें जो फेज़ डिफरेंस है, फेज़ एंगल को कहते हैं, वो पाथ थी, पाथ लेंथ थी, वो लैम्डा की फॉर्म में थी ना, फेज़ एंगल है। अगर फेज़ डिफरेंस 2m पाई की इक्वल होगा तो उनमें इंटरफेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा। अगर इसमें मैं m की वैल्यूज पुट कर दूं तो m को 0 पुट करें तो फेज़ डिफरेंस अगर 0 होगा, दो वेव मिलें तो इंटरफेस कंस्ट्रक्टिव। अगर हम 1 पुट करें तो कितना हो जाएगा, 2 पाई, 2 पुट करें तो कितना हो जाएगा, 4 पाई, 3 पुट करेंगे तो 6 पाई एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन पे इंटरफेस कौन सा हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ये बेसिकली सारे जो हैं वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हैं। क्या ख्याल है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई नहीं, इसके साथ भी आप ज़ीरो को भी हम इवन ही कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सारे कौन से इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर होंगे तो इंटरफेरेंस कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये फेज़ डिफरेंस की कंडीशन है कि दो वेव मिले, अगर उनमें ये वाला फेज़ डिफरेंस होगा तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा। फिज़िकली अगर आप सोचना चाह रहे हैं तो इसके मीनिंग वही बनेंगे कि अगर हम दो वेव्स को आपस में इस तरह मैच करें कि उनमें फेज़ डिफरेंस 2 पाई हो तो क्रस्ट के सामने क्रस्ट आएगा और ट्रफ के सामने ट्रफ आएगा। तो वही जो बात हम लोगों ने ग्राफिकली समझी थी, उस बात को उसने एंगल की फॉर्म में यूँ लिखा हुआ है। और आप इसको यूँ याद रखेंगे कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसी तरह बच्चों अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज़ डिफरेंस की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज़ डिफरेंस की जो कंडीशन बनेगी वो 2m + 1 × पाई बनेगी। यानी इसके लिए जो कंडीशन बनती है 2m + 1 × पाई होगी। m यहाँ पर वही वाली वैल्यूज़ होंगी, m0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। अगर मैं m को 0 पुट करूँ तो पाई आ जाएगा, m को 1 पुट करूँ तो 2 × 1 1 और 2 + 1 3 पाई हो जाएगा। 2 पुट करें तो कितना हो जाएगा, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। तो मैं कह सकता हूँ इधर मैंने क्या लिखा था, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा। तो ये क्या है, इसका 1 लिख लें, 3 5 7, तो ये कौन से हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे इंटरफेस कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा। इसका भी वही मतलब बनता है कि अगर दो वेव्स को हम प्लॉट करें, उनमें फेज़ डिफरेंस पाई रखें तो एक का क्रस्ट दूसरी के ट्रफ के सामने आ जाएगा। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अगर होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके भी बच्चों वही सेम एमसीक्यू आएंगे। एक तो एमसीक्यू इसके ये फार्मूलाज एमसीक्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये कंडीशन याद होनी चाहिए, तो आपके मोस्टली एमसीक्यू यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी अगर आपके एमसीक्यू आते हैं तो कुछ यूँ आ जाएंगे, वो कहता है कोई सी दो वेव्स आपस में सुपरपोज कर रही हैं और उन वेव्स में जो फेज़ डिफरेंस है, फेज़ डिफरेंस जो है वो π/2 है। और ये आपको पता है ना π/2 किस फॉर्म में सारे लिखे हुए हैं, ये सारे भी रेडियन की फॉर्म में है, वो वाले सारे भी किस में, रेडियन की फॉर्म में है।
उन वेव्स में फेज डिफरेंस π/2 रेडियन है, बताएं कौन सा इंटरफेरेंस होगा। मुझे बताएं, यहाँ पर π/2 रेडियन लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर π/2 रेडियन लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि π/2 रेडियन पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब बच्चों से जल्दी में गलती क्या होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि अगर वेव्स में पाथ रेफरेंस λ/2 हो ना, तो उस वक्त उनको पता होता है कि इंटरफेरेंस कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। तो वो इस π/2 को λ/2 समझ के इस MCQ का ऑप्शन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यूज़ कर लेते हैं। तो ये ध्यान से देखना है, λ/2 पे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, लेकिन π/2 तो इधर से ढूंढना है ना आप लोगों ने, क्योंकि ये फेज डिफरेंस की कंडीशन है। तो π/2 पे आपके पास कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। उम्मीद आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। इसी तरह अगर एक और कंडीशन लिख दूँ बस रिवीजन करवाने के लिए, अगर वो कहता है कि आप बताएं जी 16π पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा। 16π क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। 16 कौन सा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इस पे इंटरफेरेंस कौन सा होगा, कंसेक्टिव इंटरफेरेंस होगा। या इसी तरह अगर मैं इसको लिख दूँ, सपोज करें मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, 15π पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा। तो 15π कौन सा, इवन मल्टीपल है ऑड, ये तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ज़्यादातर ये जो इंटरफेरेंस की कंडीशन पूछी जाती हैं, ये आप लोगों से रेडियन की फॉर्म में ही पूछी जाती हैं। ये जो सारी वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, ये सारी वैल्यूज़ किस फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में है, और ये वाली सारी वैल्यूज़ भी रेडियन की फॉर्म में ही हैं। आप चाहें तो इनको डिग्री की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं अगर इसको डिग्री की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो φ = 0 तो 0 ही रहेगा। 2π कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 4π आपके पास कितना हो जाएगा, 720 डिग्री, एंड सो ऑन। अब ये जो पाई है ना, इस पाई को किस से रिप्लेस करते जाएं, 180 से रिप्लेस करते जाएं ना। इस तरह यहाँ पर मैंने पाई की जगह 180 लिखा है, तो 180 × 2 360 हो गया। फिर मैंने पाई की जगह पर क्या लिखा है, 180। 180 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 720 एंड सो ऑन। यानी पाई को 180 से रिप्लेस कर दें। पाई को किस से रिप्लेस कर दें, दोनों फार्मूला में 180 से रिप्लेस कर दें, तो आपका जो रेडियन है वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, डिग्री में कन्वर्ट होते जाएंगे। इस तरह अगर हम इसको भी लिखें तो पाई को किस से रिप्लेस करना है, 180 से। 180 डिग्री हो गया, ये कितना बन जाएगा, 3 × 180। इसको अगर हम लिख लें तो 5 × 180। तो सिंपली आप लोगों ने पाई को किस से रिप्लेस कर देना है, 180 से रिप्लेस करेंगे, तो वही रेडियन जो होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपके किस फॉर्म में आते हैं, रेडियन की फॉर्म में ही आते हैं, लेकिन अगर कभी डिग्री की फॉर्म में आ जाए तो फिर भी आपको आना चाहिए। वो बहुत आसान है, पाई को रिप्लेस कर दें किससे, 180 डिग्री से। अच्छा, एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है, एक जो पाथ डिफरेंस होता है और फेज डिफरेंस के कन्वर्जन के क्वेश्चन भी आते हैं। हम इन दोनों को आपस में लिंक भी कर सकते हैं, और इन दोनों को लिंक करने का फार्मूला होता है फाई, किसको कहते हैं, फेज डिफरेंस। और इसका फार्मूला जो आपके पास बनेगा वो 2πx डिवाइडेड बाय लैम्डा होगा। फाई यहाँ पर जो है वो फेज डिफरेंस है, और x यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आपके पास पाथ डिफरेंस है। तो इस फार्मूला की मदद से हम फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को आपस में लिंक कर सकते हैं। अगर आपको फेज डिफरेंस गिवन हो तो आप पाथ डिफरेंस बना सकते हैं, पाथ डिफरेंस गिवन हो तो आप फेज डिफरेंस भी बना सकते हैं। इसकी थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। सपोज करने बच्चों आपका MCQ यूँ आ गया है कि कोई सी 2 वेव्स हैं, उन वेव्स में अब ये ना कंफ्यूज होइएगा कि थोड़ी देर पहले सर आपने पाथ डिफरेंस को ΔS से शो किया था, अब इसको x से क्यों शो कर रहे हैं। ये तो आपकी मर्ज़ी है ना, आप सिंबल कोई भी यूज़ करें, ठीक है ना। सपोज करें आपके MCQ ये आ गया कि 2 वेव्स हैं, उन 2 वेव्स में जो पाथ डिफरेंस है वो λ/4 है। पाथ डिफरेंस कितना है, λ/4 है। उन दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस बताएं। क्या बताएं, फेज डिफरेंस। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2 वेव सुपरपोज हो रही हैं और उनमें पाथ डिफरेंस λ/4 है, तो बताएं इंटरफेरेंस होगा। हमें पता है λ/4 पे इंटरफेरेंस नहीं होता, तो अगर इंटरफेरेंस का क्वेश्चन आ जाए तो इस केस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो हम इंटरफेरेंस तो डिसाइड कर चुके हैं नहीं होगा। अब हम और बात कर रहे हैं कि पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फेज को पाथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इंटरफेरेंस होना या ना होना वो ऑलरेडी हम दोनों फॉर्म में पढ़ चुके हैं, पाथ डिफरेंस की फॉर्म में भी और फेज डिफरेंस की फॉर्म में भी। और यहाँ मैंने अगेन रिपीट कर दिया है कि λ/4 किसी भी कंडीशन में नहीं आता, ना कंस्ट्रक्टिव में लिखा हुआ है ना ही डिस्ट्रक्टिव में लिखा हुआ है। अब आपसे अगर फेज डिफरेंस पूछता है यहाँ से बताएं, तो बहुत आसान, 2π लैम्डा उसी तरह, ये वाला 2π लैम्डा उसी तरह ही, और इस x की जगह पर आप लोगों ने क्या लिख सकते हैं, λ/4 लिख देंगे।
x को जब लैम्डा बाई 4 लिखा है तो ये लैम्डा इस लैम्डा से कैंसिल, 2 इस 4 से कैंसिल, तो फाई जो आप लोगों के पास बन जाएगा वो पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। और आपको बताया पाई को अगर हम 180 से रिप्लेस कर दें तो डिग्री में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो पाई को 180 से रिप्लेस करें तो आंसर डिग्री में चला जाएगा, तो कितने डिग्री बन जाएगा 90 डिग्री। तो दोनों तरह से मैंने इसको शो कर दिया, रेडियन की फॉर्म में भी और डिग्री की फॉर्म में भी। तो कोई भी आपको पास रेफरेंस इस तरह का गिवन हो लैम्डा की फॉर्म में, अब आप उसको फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। या अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको फेज डिफरेंस गिवन है, सपोज करें आपको फेज डिफरेंस जो है वो पाई बाई 4 चले गिवन है, पाई बाई 4 रेडियन गिवन है, पाई बाई 4 रेडियन आपको फेज डिफरेंस गिवन है और आपसे कहते हैं इसको पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट करें, तो आप इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करो, फाई की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दो। फाई की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स। अब हमें एक्स कैलकुलेट करके देना है ना उससे, तो पाई की आप लोगों ने वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब ये वाला पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, हमें एक्स चाहिए, एक्स को सब्जेक्ट बना लें, यानी उसको उसी साइड पर रहने दें। लैम्डा ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा ये ऊपर चला गया, 2 आकर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा बाई 8 हो जाएगा। तो अगर दो वेव्स में फेज डिफरेंस पाई बाई 4 रेडियन हो तो उनमें जो पाथ डिफरेंस बनेगा वो लैम्डा बाई 8 होगा। तो इस तरह बच्चों फेज को पाथ में और पाथ को किस में, फेज में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट याद करवाया है कि पाई को आप 180 से रिप्लेस कर सकते हैं जब आप रेडियन से किस में जा रहे हो, डिग्री में जा रहे हो। इस पाथ और फेज के बारे में भी याद रखना, इसका जो लैम्डा होता है ना उसको आप किस से रिप्लेस कर सकते हैं, 2 पाई रेडियन से, या लैम्डा को आप 360 डिग्री से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी कभी लिखना चाह रहे हो तो लैम्डा को हम 2 पाई रेडियन से रिप्लेस कर सकते हैं और लैम्डा को या फिर हम 360 डिग्री से भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम पास से किस में जाना चाह रहे हो, फेज डिफरेंस में जाना चाह रहे हो, या अगर आप फेज से पास में आना चाह रहे हैं तो आपको अगर कहीं पर 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री नज़र आता है तो उसकी जगह पर आप डायरेक्ट लैम्डा भी लिख सकते हैं। ये तो शॉर्टकट था, लेकिन आप इसी फार्मूले को बेसिक माइंड में रखें, कोई भी वैल्यू आ जाए इस फार्मूला में पुट करके हम पाथ को फेज में और फेज को पाथ में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हम बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस में रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उन दोनों वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड को सम कर देंगे तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा और इस केस के अंदर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस में हम इस फार्मूला को यूज़ करके रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। वाई की फॉर्म में लिखें या ए की फॉर्म में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, वो हम कैसे निकालेंगे कि A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 मीन लार्ज में से स्मॉल के एम्पलीट्यूड को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ये तो हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं और इसके MCQ भी मैंने आपको करवा दिए हैं कि ये A1 A2 की वैल्यूज़ गिवन हो तो आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस में या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस में जो रिजल्टेंट वेव है उसके एम्पलीट्यूड को बता सकते हैं कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा। ये बात हमारी हो चुकी हुई है। नेक्स्ट जो मेन चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटेंसिटी, कि जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस में और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस में। ये चीज़ तो कन्फर्म है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस में रिजल्टेंट वेव का अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि आप लोगों ने इन दोनों का अगर आप लिंक याद करना चाह रहे हैं तो इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड के, यानी इंटेंसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड के। आप लोगों ने ये याद रखना है, ये वाली जो बात हम कर रहे हैं ये क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये जो सारी बातें हो रही हैं, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स का है। क्लासिकल फिजिक्स में इंटेंसिटी ऑफ वेव का डायरेक्ट रिलेशन होगा उसके स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड के साथ। मॉडर्न फिजिक्स में तो आपको पता है इंटेंसिटी की मीनिंग ही डिफरेंट है, तो वहाँ पर तो इंटेंसिटी बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल बन जाते हैं ना मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, लेकिन ये क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स में इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है स्केयर ऑफ किसके साथ, एम्पलीट्यूड के साथ। अब अगर आप जिस तरह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं इस तरह अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला लिखें तो वो कुछ यूँ बनेगा, I1 अंडर रूट प्लस I2 अंडर रूट हो जाएगी और इसके ऊपर होल आप लोगों ने स्केयर कर देना है। तो ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूले को ओपन करें तो A प्लस B का स्केयर होगा, तो A का स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया,
प्लस बी का स्केयर, अगेन स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, प्लस 2a और b दोनों के अंडर रूट को मैं इकट्ठा करके लिख सकता हूँ ना। वैसे तो अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 होना था ना, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अंडर रूट a के नीचे लिख सकते हैं। तो ये याद रखना है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस में रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस में एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होता है तो फिर इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड के साथ। इसी तरह अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस की इंटेंसिटी की बात करें तो उसकी इंटेंसिटी ज़ाहिर है फिर क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, और उसका जो फार्मूला बनेगा उसी तरह ही अंडर रूट I1 माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस अंडर रूट I2 और होल का आप लोगों ने स्केयर कर देना है। अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 और होल का स्केयर हो जाएगा। इसमें प्लस आता है, उसमें माइनस आता है, जिस तरह एम्पलीट्यूड में एक में प्लस एक में माइनस। इसको ओपन करें तो मैं लिख सकता हूँ ये अब a माइनस बी का और स्केयर बनेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 और I2 हो जाएगा। देखें ना, a का स्केयर प्लस b का स्केयर, माइनस हो या प्लस हो, a का स्केयर प्लस b का स्केयर होगा, और माइनस की वजह से माइनस 2ab हो जाएगा। तो फार्मूला में माइनस आ गया। तो ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि अगर इनसे रिलेटेड कोई MCQ आ जाए तो हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, आइदर वो इंटेंसिटी के हों या वो आप लोगों के पास एम्पलीट्यूड के हों। अब हम कुछ MCQ की प्रैक्टिस करते हैं, फिर इन दोनों फार्मूलाज का आपको यूज़ भी बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। मैंने आपके लिए बच्चों बोर्ड पे एक MCQ लिखा है, इसकी ज़रा स्टेटमेंट देखिए। इसमें लिखा है 2 वेव्स विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी, 2 वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। इंटेंसिटीज आर इन द रेशियो 9:16, इंटेंसिटीज की रेशियो 9:16 गिवन है। मतलब एक वेव की इंटेंसिटी I1 जो है वो 9 कर लेते हैं और I2 जो है वो कितनी है 16, यही वो कह रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ I मैक्स टू द I मिनिमम, I मैक्स की I मिनिमम के साथ रेशियो बतानी है, किसकी, ऑफ रिजल्टेंट वेव इफ़ दीज 2 वेव सुपरपोज, यानी अगर ये दोनों वेव सुपरपोज करती हैं तो I मैक्सिमम की I मिनिमम के साथ रेशियो बताओ। तो ये वाला फार्मूला किसका है, I मैक्स का है, ये वाला फार्मूला I मिनिमम का है। इसमें अब हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। ज़रा वैल्यूज पुट करते हैं तो पहले हम क्या लिखेंगे, I मैक्स, नीचे क्या आ जाएगा I मिनिमम। आप एक चीज़ नोट करें, साथ ही वैल्यूज भी पुट करते जाते हैं। I मैक्स में I1 लिखा हुआ है ना, तो I1 कितना है 9, तो यहाँ पर आप सोचें 9 को पुट करेंगे तो 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 प्लस, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इसकी जगह 9 पुट किया। 9 क्यों पुट कर रहे हैं, ये I मैक्स है ना, तो I मैक्स के फार्मूले में पुट कर रहे हैं। इसमें भी कर सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इससे ईजिली हो जाता है ये। तो इसकी जगह जब इसको पुट किया तो 9 का अंडर रूट 3 हो गया, ये प्लस आ गया। I2 की जगह किसको पुट किया 16 का अंडर रूट कितना हो गया 4। ये पूरी बात सॉल्व होगी, लेकिन अभी इसका स्केयर बाकी है, ऊपर स्केयर लिख दी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट इससे भी ट्राई करें तो आंसर सेम ही आएंगे, लेकिन ये थोड़ा लेंथी मेथड है। अब नीचे लिखा हुआ I मिनिमम, I मिनिमम का तो ये वाला फार्मूला है। अगेन 9 को यहाँ पर पुट किया तो 9 को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस, अब I2 को यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का होल क्या हो जाएगा स्केयर, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 का स्केयर डिवाइडेड बाय 3 - 4 -1 का स्केयर हो जाएगा। इस तरह अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 49/1। तो उसका क्वेश्चन ये था कि I मैक्स की I मिनिमम के साथ रेशो बताओ, तो I मैक्स की I मिनिमम के साथ रेशो 49:1 की इक्वल होगी। तो इस तरह बच्चों आप लोग जो है वो I मैक्स और I मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी गिवन हो। बच्चों मैंने दोबारा आपके लिए वही सेम MCQ लिखा है। पिछले MCQ में आपको इंटेंसिटी गिवन थी, लेकिन इस MCQ में आपको एम्पलीट्यूड गिवन है। पूछी चीज़ उसने दोबारा वही है कि I मैक्स की I मिनिमम के साथ रेशो बताएं। इस MCQ को एक दफ़ा रीड कर लें। इसमें लिखा है 2 वेव्स विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड्स आर इन द रेशियो 3:5। तब आपको एम्पलीट्यूड्स की रेशो गिवन है, यानी A1 आपको सपोज करें 3 गिवन है और A2 यहाँ पर 5 की इक्वल गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ I मैक्स टू द I मिनिमम ऑफ रिजल्टेंट वेव इफ दीज 2 वेव्स सुपरपोज विद ईच अदर। ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इसने तो I मैक्स और I मिनिमम की रेशियो पूछी हुई है ना। ये क्वेश्चन यूँ भी आ सकता था कि आपसे A मैक्स और A मिनिमम की रेशियो पूछ लेता, यानी एम्पलीट्यूड्स की रेशियो पूछ लेता। तो पहले हम यहाँ से एम्पलीट्यूड ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज करें A मैक्स अगर आपसे पूछता तो कैसे निकालते, दोनों को ऐड कर देते तो 3 + 2 कितना हो जाता, सॉरी 3 + 5 कितना आंसर हो जाता 8। इस तरह अगर हम मिनिमम एम्पलीट्यूड यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो इसमें ख्याल ये रखना होता है कि लार्ज में से स्मॉल को ही हम लोग माइनस करते हैं। किस में किसको,
लार्ज में से स्मॉल को माइनस करेंगे तो A1 माइनस A2 में आप ये नहीं करेंगे कि आंसर को नेगेटिव लिख दें, आंसर को हमेशा हम पॉजिटिव ही लिखते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अगर A1 माइनस A2 है ना, अगर A2 बड़ा है तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं A2 माइनस A1। इन शॉर्ट आंसर को हमेशा पॉजिटिव लाना होता है। तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, आपका 2 बन जाएगा। इससे पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने नोट किया होगा आई मिनिमम निकालते हुए आंसर में मैंने माइनस ले आया था। वो माइनस मैंने इसलिए लिख दिया था कि स्केयर होने की वजह से वो आंसर पॉजिटिव हो जाना था, इसलिए वहाँ पर मैंने वो उसको इंटरचेंज नहीं किया था। लेकिन बेहतर है कि उस क्वेश्चन में भी आप चाहें तो इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। मैंने इसलिए इंटरचेंज नहीं किया था कि वो स्केयर आ रहा था तो फाइनल आंसर उसमें पॉजिटिव हो जाना था। अदरवाइज़ हम इन जनरल यही करते हैं कि आंसर को हमेशा पॉजिटिव में रखते हैं, और अगर I2 बड़ा हो I1 से तो फार्मूला क्या बन जाता है, I2 अंडर I2 माइनस अंडर I1 करके लिख सकते हैं। उस पिछले सवाल में भी, यहाँ पर भी आप लोगों ने इसको A2 माइनस A1 कर दिया तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछता कि आपसे रेशियो पूछ लेता A मैक्स की A मिनिमम के साथ रेशियो पूछता, तो A मैक्स कितना आ रहा है 8, A मिनिमम कितना आ रहा है 2, तो ये रेशियो कितनी बन जाती है 4:1। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो था वो बेसिकली जो है वो इंटेंसिस का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो है वो एम्पलीट्यूड का क्वेश्चन नहीं है। अगर एम्पलीट्यूड का होता तो आंसर 4:1 होता। इंटेंसिस इस फार्मूले से इजीली लिंक हो सकती हैं क्योंकि इंटेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है स्केयर ऑफ किसके साथ, एम्पलीट्यूड के साथ। तो आप इसको लिख लें आई मैक्स ओवर आई मिनिमम। अब हमें आई मैक्स और आई मिनिमम के ये फार्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हमें एम्पलीट्यूड गिवन हो तो हम इधर से सॉल्व करेंगे ना। तो अगर आई मैक्स है, जब इंटेंसी मैक्सिमम होगी तो उसका एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा, ये चीज़ हो जाएगी। और इधर अगर आई मिनिमम है तो एम्पलीट्यूड भी मिनिमम हो जाएगा। लेकिन फ़र्क क्या है, इंटेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो इधर भी आप लोगों ने स्केयर लिखना है, इधर भी आप लोगों ने स्केयर लिखना है। तो आई मैक्स ओवर आई मिनिमम इक्वल टू ए मैक्स का स्केयर ओवर ए मिनिमम का स्केयर। आपको आइडिया हो गया स्केयर क्यों आ गया, इस बेसिक फार्मूला की वजह से। तो अब मुझे ये बताओ ना, आप लोगों ने आई मैक्स कितना निकाला हुआ है, आई मैक्स आप लोगों के पास आ रहा था 8 का स्केयर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आई मिनिमम जो आप लोगों ने निकाला हुआ है वो किसका स्केयर है, 2 का स्केयर हो जाएगा। तो 8 का स्केयर बाय 2 का स्केयर, आप चाहें तो इन दोनों के एक ही अंडर रूट के नीचे लिख लेना, 2/8 का होल स्केयर कर देंगे, लिख सकते हैं। इसके ऊपर भी स्केयर आ रहा है, इसके ऊपर भी इंडिविजुअल सॉल्व कर लें तब भी ठीक है। एक अगर आप इकट्ठा स्केयर करके लिख देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो ये 4 हो गया, तो ये कितना बन जाएगा आप लोगों के पास, अब ऊपर सिर्फ 4 का स्केयर बच गया और नीचे 1 बच गया तो 1 का स्केयर, तो 16:1 आंसर आ जाएगा इसका। इसका ऑप्शन फिर करेक्ट कौन सा बनेगा, बीटा ऑप्शन होगा 16:1। अगर आप इसको इंडिविजुअल ओपन करते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा 64, नीचे क्या आ जाएगा 4, 64 को 4 से कैंसिल करेंगे तो फिर भी 16:1 नहीं आएगा। तो आपको बच्चों आइडिया हो गया कि हम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम की रेशियो भी बता सकते हैं, इंटेंसिस की रेशियो भी बता सकते हैं। इंटेंसिस की रेशियो 2 तरह से कैलकुलेट करना आप लोगों ने सीख ली। अगर इंटेंसिस गिवन हो तब भी ए मैक्स और आई मिनिमम निकाल सकते हैं। अगर हमें एम्पलीट्यूड्स गिवन हो तो फिर भी हम आई मैक्स और आई मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना। इंटरफेरेंस के बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स हैं और वो 2 प्रिंसिपल्स में से एक जो प्रिंसिपल है जो इंटरफेरेंस हो रहा होता है वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की वजह से हो रहा होता है, और दूसरा जो इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल है वो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट्स भी इसे कहते हैं, या इसका दूसरा नाम डिवीजन ऑफ वेवलेंथ्स भी होता है। तो दोनों इसी के नाम हैं। इसको डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट्स भी कहते हैं और इसको डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट्स भी बोलते हैं, डिवीजन ऑफ वेवलेंथ्स भी कहते हैं। तो इंटरफेरेंस के 2 प्रिंसिपल्स हैं, एक डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और एक डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट्स। अब हम उन टॉपिक्स की बात करते हैं जिनमें इंटरफेरेंस डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की वजह से होगा, और फिर हम उन टॉपिक्स की बात भी के साथ ही कर लेंगे जिनमें इंटरफेरेंस डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स की वजह से हो रहा होगा। ये बच्चों मैंने उन टॉपिक्स के नाम लिख दिए हैं जिनमें इंटरफेरेंस जो है वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की वजह से होगा। उनमें एक टॉपिक इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ना। तो थिन फिल्म के अंदर जो इंटरफेरेंस होता है उसका अगर आपसे प्रिंसिपल पूछेगा तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होगा। अब इसके एमसीक्यू किस तरह के आएंगे वो ज़रा सुन लें। पेपर में यूँ एमसीक्यू आएगा कि थिन फिल्म में इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल क्या है, ये मैंने लिखा है ना कि इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल। तो अगर पूछते हैं ना आपसे कि थिन फिल्म में इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल क्या होगा, तो थिन फिल्म में इंटरफेरेंस का जो प्रिंसिपल है वो आप लोगों ने चूज़ करना है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड।
इसी तरह अगर आपसे पूछेगा न्यूटन रिंग्स में जो इंटरफेस हो रहा है उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रिंसिपल भी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है। माइकलसन या मिचेलसन इसको बोलते हैं, जो भी आप कह लें, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो इंटरफेस हो रहा है उसका प्रिंसिपल भी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होगा। अब ये टॉपिक्स क्या हैं, इनकी डिटेल तो आगे चल के आएगी, लेकिन आप लोगों ने एमसीक्यू आपको समझ आएगा किस टाइप का आएगा कि आपको इन टॉपिक्स के नाम लिखे होंगे और आपसे पूछा गया इन टॉपिक में जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसका प्रिंसिपल बताएं। तो इन तीनों टॉपिक्स में जो इंटरफेस हो रहा है उसका जो प्रिंसिपल है वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह ये जो 3 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इन तीनों टॉपिक्स में अगर इंटरफेस का प्रिंसिपल पूछेगा तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स भी आप कह सकते हैं, डिवीजन ऑफ वेवलेंथ्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इनमें से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो हमारी बुक में है, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेस होगा उसका प्रिंसिपल पूछेगा तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स या डिवीजन ऑफ वेवलेंथ होगा। लेकिन नीचे वाले जो 2 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, एक फ्रिजनल बाईप्रिज्म है और एक लेआउट्स मिरर्स हैं, ये 2 टॉपिक हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन एमसीक्यू के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि इन दोनों टॉपिक्स में जो इंटरफेस हो रहा है उस इंटरफेस का प्रिंसिपल भी डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स होगा या डिवीजन ऑफ क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि टॉपिक का नाम गिवन होता है और उसके इंटरफेस का प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा होता है, तो वो आप लोगों ने याद रखना है कि 2 तरह के प्रिंसिपल्स हैं, फिर एक डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है, एक डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट्स होते हैं। रही बात कि डिवीजन ऑफ वेवलेंथ्स की वजह से कैसे इंटरफेस होगा या डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की वजह से कैसे इंटरफेस होगा, तो जब हम बच्चों इन टॉपिक्स की डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बहुत डिटेल से ये चीज़ डिस्क्राइब करूँगा कि इन टॉपिक्स में डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स की वजह से कैसे इंटरफेस हो रहा है और इनमें डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड्स कैसे हो रही है। हम लोगों ने बच्चों ये बात तो कर ली है कि जो 2 वेव्स आपस में मिल रही हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, टाइम पीरियड, स्पीड, मीडियम ये सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो उन वेव्स अगर आप उसमें सुपरपोज करेंगी और उनके दरमियान में जो पाथ और फेज डिफरेंस की जो कंडीशन पढ़ाई है वो ओबे हो रही होंगी तो फिर उनमें इंटरफेस हो जाएगा। अब वो जो 2 वेव जिन सोर्स से आ रही होंगी ना, वो जो 2 वेव जिन सोर्सेस से आ रही होंगी उन सोर्स की हम बात करते हैं। तो मैंने लिखा है कि सोर्स फॉर इंटरफेरेंस। तो सोर्स फॉर इंटरफेस के लिए 2 मेजर कंडीशन हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि इंटरफेस के लिए जो सोर्स होते हैं उन सोर्स ऑफ लाइट को मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। लाइट में इसलिए वर्ड बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम लाइट को डिस्कस कर रहे हैं। वैसे ये चीज़ याद रखनी, जो इंटरफेस होता है वो साउंड वेव्स भी करती हैं और लाइट वेव भी करती हैं। तो इंटरफेस का फिनोमेना साउंड में भी होता है और लाइट वेव्स के अंदर भी होता है। इस चैप्टर में हम वैसे कवर लाइट को करेंगे, साउंड की हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर कभी एमसीक्यू आ जाए कि कौन सी वेव्स इंटरफेस शो करती हैं, तो साउंड वेव्स भी इंटरफेस शो करती हैं और लाइट की जो वेव्स होंगी वो भी इंटरफेरेंस शो करेंगी। तो बहुत ऑप्शन होगा फिर इसका। तो मैंने बोला कि सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस के लिए, सोर्स के लिए पहली कंडीशन ये होगी कि सोर्स ऑफ लाइट जो होगा उसको मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि हम लाइट के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो सोर्स को मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। और दूसरी सोर्स के लिए कंडीशन ये होती है कि सोर्स शुड बी कोहेरेंट, कि एक तो सोर्स को मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए और दूसरा सोर्स को कोहेरेंट भी होना चाहिए। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब मोनो मीन सेम, क्रोमेटिक मीन कलर या वेवलेंथ। तो मतलब जो दोनों सोर्स ऑफ लाइट हैं, जिन सोर्स ऑफ लाइट से वेव्स आ रही हैं ना, वो जो वेव्स आ रही हैं उनकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो वेवलेंथ सेम को हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। इसको सेम वेवलेंथ भी कहते हैं या इसको सिंगल वेवलेंथ भी कहते हैं। सेम वेवलेंथ या इसको बोल रहे होते हैं सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए, यानी दोनों सोर्स ऑफ लाइट से सेम या सिंगल वेवलेंथ आनी चाहिए। यानी एक से अगर येलो लाइट आ रही है तो दूसरे से भी येलो लाइट ही आए, तो वो जो दोनों सोर्स होंगे उन दोनों सोर्स को हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ये होती है कि सोर्स को कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि वो जो दोनों सोर्स जिनसे वेव्स आ रही हैं उन दोनों वेव्स के दरमियान में जो फेज़ डिफरेंस हो, या तो फेज़ डिफरेंस 0 हो या उनके दरमियान में जो फेज़ डिफरेंस हो वो क्या हो? कांस्टेंट हो। तो उन सोर्स ऑफ लाइट को हम किसका नाम देंगे? कोहेरेंट सोर्स का नाम देंगे। तो मोनोक्रोमेटिक मीन दोनों से वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ दोनों सोर्स से आ रही हो या सेम वेवलेंथ आ रही हो, ठीक है, तो उसको हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। और कोहेरेंट का मतलब ये होगा कि जो दोनों वेव्स आ रही हैं उनमें फेज़ डिफरेंस या तो 0 हो या फेज़ डिफरेंस क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो उन सोर्स ऑफ लाइट को हम कौन से बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। तो इंटरफेस के लिए ज़रूरी होता है कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हो।
अगर लाइट के सोर्स कोहेरेंट होंगे तो इंटरफेरेंस जो होगा वो वेव्स के दरमियान में ज़रूर होगा, आइदर कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। बहुत सारे लोग इस कांस्टेंट की मीनिंग रॉन्ग रीड करते हैं। मैं इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि दो वेव्स हैं, उनमें जो फेज़ का डिफरेंस है वो π/2 रेडियन है, तो बताएं इन सोर्स ऑफ लाइट को मैं कोहेरेंट सोर्स कहूँगा? क्योंकि ये बात आप कंफर्म हो चुकी है कि अगर हम बोलेंगे ना कोहेरेंट सोर्स है तो उनमें क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि जो दोनों सोर्स से वेव्स आ रही हैं, उन वेव्स के दरमियान में अगर फेज़ डिफरेंस π/2 रेडियन हो तो बताएं वो कोहेरेंट सोर्स होगा ही नहीं होगा। फेज़ डिफरेंस π/2 रेडियन है और वो कांस्टेंट है, तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि ये जो जिन सोर्स से वेव्स आ रही हैं जिनमें फेज़ डिफरेंस π/2 रेडियन है वो कोहेरेंट सोर्स होंगे, तो ये वाले कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा। इवन इनमें फेज़ डिफरेंस π/2 रेडियन है और वो कांस्टेंट भी है, तो अब फिर ये इनमें इंटरफेरेंस क्यों नहीं हो रहा, तो मुझे ये कोहेरेंट सोर्स क्यों नहीं है? देखिए π/2 रेडियन पे मुझे ये बताएं क्या इंटरफेरेंस होता है? इंटरफेरेंस होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे डिस्ट्रक्टिव और इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कंस्ट्रक्टिव। π/2 जो है वो इंटरफेरेंस की कंडीशन में नहीं है। अगर π/2 इंटरफेरेंस की कंडीशन में नहीं है तो इस पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा। यानी π/2 की अगर हम बात करेंगे तो इस π/2 पे कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा। अगर इस π/2 पे कोई इंटरफेरेंस ही नहीं हो रहा, इवन इसमें फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट भी है, लेकिन हम इसको कोहेरेंट कंसिडर नहीं करेंगे। हम बोलेंगे ये वाला जो सोर्स है वो कोहेरेंट सोर्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई बंदा पूछे ना कि कोहेरेंट सोर्स में कांस्टेंट के मीनिंग क्या हैं, तो कोहेरेंट सोर्स में फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट के मीनिंग ये हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या आप कह सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। बस ये चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट का मतलब हर वैल्यू नहीं होगी, बल्कि अगर वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, यानी अगर ये कांस्टेंट 0, 2 पाई, 4 पाई वगैरह है, या ये जो फेज़ डिफरेंस है वो पाई, 3 पाई, 5 पाई है, तो उसको हम कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। अदरवाइज़ हम उसको कोहेरेंट सोर्स कंसिडर नहीं करेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने बातें याद रखनी कि इंटरफेरेंस के लिए जो सोर्स हैं उनको मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए और कोहेरेंट होना चाहिए, तो फिर उनमें इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज़ उनमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। बाकी कुछ सेकेंडरी कंडीशन हैं कि दीज टू सोर्स ऑफ लाइट जो हैं दे आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर, कि दोनों सोर्स को एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए। क्लोज क्यों होना चाहिए? कि सो दैट देयर वेव्स सुपरपोज विद ईच अदर, कि उनकी वेव्स जो हैं वो आपस में क्या करें, सुपरपोज करें। सेकेंडली अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो जो दोनों वेव्स आ रही हैं उन दोनों के एम्पलीट्यूड आपस में क्या होने चाहिए, अगर इक्वल हों तब भी इंटरफेरेंस होगा, अनइक्वल होंगे तब भी इंटरफेरेंस होगा। लेकिन याद रखना है कि उनके एम्पलीट्यूड में अगर इनइक्वालिटी है तो स्लाइट डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड होता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड हो जाए तो फिर भी प्रॉपर इंटरफेरेंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि इन कंडीशंस के अलावा एक कंडीशन ये होगी कि सोर्स ऑफ लाइट शुड प्लेस वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्लोज क्यों होनी चाहिए? कि उनकी वेव्स आपस में क्या करें, सुपरपोज करें, क्योंकि अगर सुपरपोज नहीं करेंगी तो इवन अगर सोर्स मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट भी होंगे तो इंटरफेरेंस फिर भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सोर्स ऑफ लाइट एक दूसरे के क्लोज पड़े हों, सो दैट उनकी वेव्स आपस में सुपरपोज करें। अब बच्चों ये बातें थी टू सोर्स ऑफ लाइट के लिए ना, मैंने लिखे ये जो बातें हम कर रहे हैं ना कि सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट, ये बातें टू सोर्स ऑफ लाइट के लिए, यानी ये जो बातें हुई हैं ये टू सोर्स ऑफ लाइट के लिए हैं। अगर हम बात करें ना वन सोर्स ऑफ लाइट के लिए, यानी अगर सिंगल सोर्स ऑफ लाइट हो, यानी एक ही सोर्स से अगर लाइट आ रही हो, तो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट अगर आपके पास मोनोक्रोमेटिक होगा तब भी इंटरफेरेंस होगा। इसी तरह अगर सिंगल सोर्स ऑफ लाइट जो होगा वो पॉलीक्रोमेटिक होगा तब भी इंटरफेरेंस होगा। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि आप लोगों ने जो थिन फिल्म होती है या सोप बबल देखें, सोप बबल के ऊपर आप इंटरफेरेंस देखते हैं ना, तो सोप बबल के ऊपर आप इंटरफेरेंस यूजुअली किसका देखते हैं, सनलाइट का देख रहे होते हैं। तो सन जो सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक है, सन से तो वाइट लाइट आ रही है, वाइट लाइट तो पॉलीक्रोमेटिक नहीं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो इंटरफेरेंस होगा उसके लिए ज़रूरी है कि सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। तो सोर्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ होगी, लेकिन सन से जो लाइट आ रही है वो तो वाइट लाइट है, वो पॉलीक्रोमेटिक है, तो वाइट लाइट भी तो इंटरफेरेंस कर रही है ना। आपको बात मेरी समझ आ रही है ना? तो अब ज़रा ये सोचें कि सोप बबल पे जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो किसका इंटरफेरेंस हो रहा है, वो सन से जो लाइट आ रही है उसका इंटरफेरेंस हो रहा है। और सन जो है वो कौन सा सोर्स है, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है या वन सोर्स ऑफ लाइट है। तो अगर वन सोर्स या सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होगा तो अगर उससे लाइट मोनोक्रोमेटिक आएगी तब भी इंटरफेरेंस होगा।
अगर उससे लाइट पॉलीक्रोमेटिक आएगी तब भी इंटरफेस होगा। बट इफ़ यू हैव टू डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट, अगर दो डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट होंगे, ये मैंने लिखे ना, अगर टू सोर्स ऑफ लाइट होंगे तो फिर उनको मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर सिंगल सोर्स होगा तो उसके लिए मोनोक्रोमेटिक होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो मोनोक्रोमेटिक होगा तब भी इंटरफेस होगा, अगर वो पॉलीक्रोमेटिक होगा तो तब भी इंटरफेस होगा। और एक और बात, जो सिंगल सोर्स होता है, सिंगल सोर्स लिख लें या वन सोर्स लिख लें, बात एक ही है। सिंगल सोर्स या वन सोर्स ऑफ लाइट जो होता है वो ऑलवेज कोहेरेंट भी होता है, यानी जो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कोहेरेंट भी होता है। तो इसका मतलब ये कि सिंगल सोर्स का इंटरफेस प्रोड्यूस करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू अगर आप टू डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करें, क्योंकि सिंगल सोर्स में आपके पास एडवांटेजेस बढ़ जाते हैं। सिंगल सोर्स मोनोक्रोमेटिक हो या पॉलीक्रोमेटिक हो तब भी इंटरफेस होगा, और सिंगल सोर्स आपका ऑलवेज क्या होता है, कोहेरेंट भी होता है। तो टू डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए ये दो कंडीशन हैं, लेकिन वन सोर्स के लिए मोनोक्रोमेटिक होना नेसेसरी नहीं होता। मोनोक्रोमेटिक हो या ना हो फिर भी इंटरफेस पॉसिबल होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।